आज से हम फ़िज़िक्स के फार्मूलाज़ को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे जो यकीनन आपके एमडी कैट के लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोशन एंड फोर्स चैप्टर से। तो इसमें पहला फार्मूला एवरेज स्पीड का है। तो एवरेज स्पीड किस चीज़ की इक्वल होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये सिंपल सा रिलेशन है और बाज़ दफ़ा क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा इंटरवल गिवन हो सकते हैं। वो यही कहेगा कि एक टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, सेकंड टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो आप उसकी एवरेज स्पीड बता दें। तो आपने क्या करना है कि तमाम डिस्टेंसेस का सम ले लेना है और डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से, तो आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा वो सर्कल के केस में एवरेज स्पीड का पूछ सकता है। तो सर्कल के केस में टोटल डिस्टेंस क्या होगा? उस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा और वो कितना होता है 2πr, और उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। यहाँ पे 2π ये तो कांस्टेंट है, आपको नज़र आ रहा है। बाकी r की वैल्यू यानी सर्कल के रेडियस की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। इसके अलावा टाइम, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी एक कंप्लीट सर्कल की। इसके अलावा हाफ सर्कल और क्वार्टर सर्कल के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल हो सकती है, या फिर आप उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पर मैं मज़ीद भी आगे चल के बात करूँगा। लेकिन इससे पहले भी वीडियोज़ मौजूद हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। अब एवरेज स्पीड, इसके हमारे पास दो केसेस हैं। एक क्या है इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम का, और दूसरा क्या है अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम का। अब अगर सबसे पहले आप फर्स्ट केस को देखें तो उसके अंदर S1 और S2 यानी कि डिस्टेंस इक्वल है और T1 T2 इक्वल नहीं है, यानी अनइक्वल टाइम है। ये आप यहाँ से क्वेश्चन को देखें तो आप इजीली समझ जाएंगे। क्वेश्चन है कि आ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड 60 किलोमीटर इन 3 आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी 60 किलोमीटर है और यहाँ पे भी आपको 60 किलोमीटर गिवन है। तो मीन्स कि डिस्टेंस आपको दोनों केसेस में इक्वल गिवन है। लेकिन टाइम देखें तो यहाँ पे 2 आवर्स है और यहाँ पे 3 आवर्स है, यानी टाइम अनइक्वल है और डिस्टेंस इक्वल है। और फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहला फार्मूला ही इस्तेमाल होगा इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम वाला, और वो क्या है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। उसके बाद दूसरा केस है अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम का। इसके अंदर यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि S1 और S2 अनइक्वल होंगे, लेकिन टाइम जो आपको गिवन होगा T1 और T2 ये इक्वल होगा। इसका भी क्वेश्चन देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ बस ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 60 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर द 2 आवर्स। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो आपको डिस्टेंस गिवन है वो अनइक्वल है। यहाँ पे 80 किलोमीटर है जो फर्स्ट आवर के अंदर हो रहा है, और यहाँ पे आपको 60 किलोमीटर नज़र आ रहा है जो सेकंड आवर के अंदर हो रहा है। तो टाइम यहाँ पे इक्वल है, ये 1 घंटा ये वाला और दूसरा घंटा ये वाला, तो दोनों के अंदर एक एक घंटे का टाइम है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो ऊपर 80 किलोमीटर है और नीचे 60 किलोमीटर है। तो यहाँ पे अगर हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी होगी तो हमारा दूसरा केस जो एवरेज स्पीड का है वो इस्तेमाल होगा, यानी अनइक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल टाइम वाला। और इसमें आप क्या रिलेशन इस्तेमाल करेंगे एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए, v1 प्लस v2 ओवर 2। इसके अलावा 2 से ज़्यादा वेलोसिटीज़ भी आपको गिवन होगी, तो जितनी भी गिवन हो आपने उस हिसाब से इस फार्मूले को एडजस्ट कर लेना है। मसलन 3 गिवन हो तो v1 प्लस v2 प्लस v3 और नीचे फिर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम के केस में इस रिलेशन को इस्तेमाल कर लेना है। इसके अलावा एक और रिलेशन इस्तेमाल होता है S इज़ इक्वल टू vt, इसका आपको पता है। और इसमें से अगर आप v को अलग करें तो क्या बनेगा, v इज़ इक्वल टू s ओवर t। अब ये जो यहाँ पे आपको v नज़र आ रहा है ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। तो ये आपने याद रखना है कि ये स्पीड का रिलेशन है, इसको आपने वेलोसिटी के क्वेश्चंस में इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही हो तो उस केस में उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड वो इक्वल होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, जो आप किसी इंस्टेंट पे व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक इंस्टेंट पे जो आप स्पीड फाइंड आउट करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। तो कहता है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो उसकी आप इंस्टेंटेनियस स्पीड लेंगे या एवरेज स्पीड लेंगे, उन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। तो ये MCQs के लिए आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन आपको गिवन है। एवरेज वेलोसिटी किस चीज़ के इक्वल होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसी वजह से इस केस में आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक सर्कल का केस देखें, जिस तरह से पीछे हमने एवरेज स्पीड के अंदर देखा,
तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एक कंप्लीट सर्कल के केस में कितनी होगी? आपको पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट सर्कल का वो ज़ीरो होता है, तो फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। बाकी ये जो सर्कल का केस है ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मज़ीद डिटेल से थोड़ा बता दूंगा। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड आउट करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है, यानी किसी एक इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी याद रखिएगा कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो इक्वल होती है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यही चीज़ आपको यहाँ पे फार्मूला के अंदर नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो इस केस में भी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इनकी वैल्यूज़ इक्वल होंगी। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। अब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है? v2 माइनस v1। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन बाद स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने में गलती करते हैं, और वो गलती कहाँ पे होती है? ये जो आपको v2 माइनस v1 नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ है ना, वेलोसिटी। तो अब इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि v2 वेक्टर के अंदर नेगेटिव v1 वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर को ऐड करना होता है, तो तब आपके पास करेक्ट डायरेक्शन आती है। यानी मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि v2 प्लस नेगेटिव वेक्टर v1, तो इनको आपने करना है ऐड और डिवाइडेड बाय t। तो ये अगर आपको वेक्टर एडियन अच्छे तरीके से आती है तो आप इसकी डायरेक्शन भी ईज़िली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि वो ये कहता है कि कार ईस्ट की तरफ जा रही है v1 वेलोसिटी के साथ, फिर वो वहाँ से टर्न होती है नॉर्थ की तरफ v2 वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि यहाँ v1 की टेल को यहाँ हेड के साथ मिला के वो ये समझेंगे कि ये डेल्टा v या रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो डायरेक्शन क्या बन रही है? नॉर्थ ईस्ट, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट डायरेक्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे तो v1 और v2 की एडियन हो रही है और उसका रिजल्टेंट आपको ये नज़र आ रहा है v1 प्लस v2 का। लेकिन हमें इस केस के अंदर क्या देखना है? v2 माइनस v1, यानी v2 के अंदर हमने ऐड करना है नेगेटिव v1 वेक्टर। तो अब हम v2 के अंदर नेगेटिव वेक्टर को किस तरह से ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। v2 उसकी डायरेक्शन तो वही रहेगी, यहाँ पे आपको ये v2 नज़र आ रहा है। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है नेगेटिव वेक्टर v1, तो वो उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये नेगेटिव v1 है। और ये किस तरह से है? आपको पता है कि जो v1 था उसकी डायरेक्शन ये थी ईस्ट की तरफ, तो जो नेगेटिव v1 होगा वो उसके अपोजिट होगा, और वही आपने v2 के अंदर ऐड कर दिया। अब आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर या डेल्टा v लेंगे तो वो ये आएगा, और यही करेक्ट होगा। और इस केस के अंदर आप देखें तो डायरेक्शन क्या बन रही है? नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपने एवरेज एक्सेलरेशन के केस में उसकी डायरेक्शन जब फाइंड आउट करनी है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेक्टर एडियन किस तरह से करनी है। यहाँ पे आपने देख लिया ये क्यों इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि इस केस के अंदर वेक्टर एडियन क्या हो रही थी? v1 प्लस v2, और हमें जो रिलेशन गिवन है उसके अंदर हमने क्या देखना था कि हमने v2 माइनस v1, यानी कि v2 वेक्टर के अंदर हमने नेगेटिव v1 वेक्टर को ऐड करना था, और उसका आपने मेथड देख लिया कि आपने किस तरह से उसको ऐड करना है, और तब आपके पास सही डायरेक्शन आई।